कि जहाँ से हमने सोर्स किए थे उसका बैंक खाते में जब पैसा चला गया, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर अपने आप हमारे पास आता है, बोलते हैं कि सर रजिस्टर करिए हमको, मेरे पास इतना बैम्बू है, मेरे पास इतना खाली ज़मीन है, हम उगाना चाहता है, रास्ता बताइए, शेपलिंग दीजिए। सो दिस इज स्टार्टेड, already the ecosystem has started. We are just waiting for our plant to get fully commissioned. We are expecting जून तक जो है हम लोग कमीशन कर देंगे। ये इकोसिस्टम ऑलरेडी बनना ये जो है चालू हो गया है वहाँ पे। सो दी प्रोबेबल सोल्यूशन इज, राहुल जी वॉज टेलिंग कि कुछ बैम्बू प्रोसेसिंग हब जो है वो बनाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वैल्यू चेन में भी कुछ नहीं किया है, वही हब भी बनाया है, लोकल एंटरप्रेन्योर चिपिंग यूनिट बना के। देन कोऑपरेटिव सब्स, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। व्हाट आई फील इज वी आर इन द राइट डायरेक्शन। कोऑपरेटिव्स बनाना, फार्मर को एम्पावर करना, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना, उन्हीं लोगों को बीच में से कंपनी चलाने के लिए देना। लेट देम फील कि जो है ये बड़े साहब आएंगे वही लोग कंपनी चला सकते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग भी चला सकते हैं फार्मर। लेट देम एम्पावर देम, उन तभी जाके जो है हम ये सारा चीज़ें लेवरेज कर पाएंगे। एंड इंसेंटिव्स टू द बैम्बू फार्मिंग, हमने तो अपना फैक्ट्री का लेवल पे, हम तो मतलब ऑयल इंडस्ट्री का बैकिंग है हमारे पास, तो कुछ फंड्स है CSR का, हमने ये सारा चीज़ें किया है। लेकिन राइटली सेड, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू नीड टू इवेलुएट दिस स्केल को देखते हुए कि कौन से स्कीम, जैसे मैंने MG नरेगा बोला, आई होप महाराष्ट्र में भी MG नरेगा का ये जो है दिस इज अलाइंड। तो बाकी और क्या क्या स्कीम जो है हम अलाइनमेंट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स फार्मर को दे सकें। वी नीड टू गिव दिस सपोर्ट एट ए इनिशियल स्टेज। जब एक बार इंडस्ट्री आ जाएंगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल बिकम द एंटरप्रेन्योर देमसेल्फ। तो ये चीज़ें आ जाएंगे धीरे धीरे, ये इकोसिस्टम्स आएंगे। वी वांटेड टू परसू दिस। हमने ऑलरेडी 5 साल लग चुके हैं हमको बनाने में, टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करने में, ये वैल्यू इकोसिस्टम बनाने में। वी आर फ्री, आई एम एटलीस्ट अवेलेबल कि अगर कहीं पे भी इस मॉडल को जो है रेप्लिकेट करना है, दोबारा जो है फिर से री इन्वेंट द व्हील करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी वहीं पे बैम्बू इकोसिस्टम में हमने करके देख चुके हैं। वी हैव ऑल्सो ट्राइड लॉट्स ऑफ थिंग। इनफैक्ट दिव्या जी हैव ऑल्सो ट्राइड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड स्ट्रगल, उन्होंने खुद बोला कि हमने भी हाथ जला चुके हैं। सो वी हैव ऑल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री साइड वी हैव ऑल्सो डन दिस एंड वी कैन नाउ ओनली कॉपी पेस्ट। जहाँ मिले प्लांटेशन करिए, कॉपी पेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री लगवाइए एंड लेट्स रन द इंडस्ट्री। सो दिस इज द वे। एंड इससे जो फ़ायदा क्या क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, इसमें कई गुना है। हर SDGs आप पकड़ लीजिए, पॉवर्टी, क्लीन एनर्जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, कोई भी उठाइए SDG, 15 में से जो है 7-8 तो ऐसे ये टैकल कर लेते हैं ये बैम्बू जो है। I have talked about this. So just for calling into the action, I urge all to think bigger. कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा सोचेंगे तो कम से कम जो है गिर के तो 100 सोचेंगे तो 50 में तो गिरेंगे। Let's think bigger. What we see in Assam today is just the beginning. Imagine a world where every bamboo region leverage this model. But this would be a boon to the society, to everybody, since now we have the technology, we have the ecosystem, things are in place. And I thank Rahul ji and your association for inviting me and sharing this story. Thank you very much. Thank you. Who's next? Madhubhushi sir. Madhubhushi sir, है ना? Thank you so much. And our next speaker would be the Honorable DFO, Shri Srinivas Ji Madhubhushi. जोरदार तालियों से इनका भी हम स्वागत करें। तालियां बजती रहें, बिना झिझक, बिना हिचक। धन्यवाद। सर्वांना नमस्कार। महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळामध्ये प्रामुख्याने 3 गोष्टीवर भर दिला जात आहे। तर त्या 3 याचा मी आज इथे उल्लेख करत आहे। बाकी अनेक गोष्टी सुरू आहेत, पण प्रामुख्याने ज्या गोष्टी चालू आहेत त्याचा मी आपला एक छोटासा आढावा देऊ आपण। पहिले म्हणजे शेतकऱ्यांना लाभार्थी जे आहेत, शेतकरी जे आहेत त्यांना बांबू रोपणासाठी प्रमोट करणे, प्रोत्साहित करणे आणि त्यासाठी 2 आपल्याकडे योजना आहेत। पहिली एक अटल बांबू समृद्धी योजना आहे
आणि दुसरी राष्ट्रीय बांबू अभियानांतर्गत एक योजना आहे. त्या व्यतिरिक्त बांबू मिशन अंतर्गत आधारित उद्योग आहेत. आणि 2-3 प्रोजेक्ट आम्ही घेतले आहेत. त्यामध्ये समृद्धी महामार्ग नागपूर येथे बांबू स्कल्परचे निर्मिती, पर्यावरणपूरक बांबू ट्री गार्ड, टर्नकी प्रोजेक्ट्स जसं WCLचे जे एरिया आहेत त्याच्यामध्ये रोपण करून देणे, त्यांच्या ॲश आम्ही MSCBच्या ॲश बंडवरही प्लांटेशन केले आहेत. आता WCLमध्ये प्लांटेशन करण्यात येत आहेत आणि हे अशा प्रकारचे आहेत. तर महत्त्वाचं म्हणजे पहिली जी मी सांगितलं अटल बांबू समृद्धी योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही सर्वात जास्त आले का जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार श्री नितिन जी गडकरी, जिनके सपने को एडवांटेज विदर्भ 2025 के सपने को आज सभी हम प्रत्यक्ष रूप से जी रहे हैं. माननीय मंत्री महोदय, हम सभी के लोकप्रिय खासदार, मंच पर स्वागत. एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट पर जोर देने वाले हमारे माननीय मंत्री महोदय, आज इनका आगमन हुआ है हमारे बैम्बू प्रेनर्स के इस सेशन में. जी हाँ, इस सेशन को हम लेकर आए खास फर्स्ट जनरेशन बैम्बू प्रेनर्स के लिए जो बैम्बू के इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं. सर्वप्रथम मैं हमारे कन्वेनर श्री राहुल जी देशमुख से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, सत्कार करें. सर, जग सगळं चाललंय ग्रीन इकॉनॉमीकडे आणि आपण सगळेजण सगळे देश स्टील, प्लास्टिक आणि वूडला रिप्लेसमेंट शोधतोय. याच प्रवासामध्ये भारतातर्फे आपल्या मार्गदर्शनाखाली जो ड्राईव्ह सुरू आहे, जसं बांबू व्हर्सटाईल आहे तसंच इथे सगळे 8-9 एंटरप्रेनर्स व्हर्सटाईल आहेत. कोणी क्रॅश बॅरियर बनवतं आहे, कोणी बांबू स्ट्रिप्स बनवतं आहे, कोणी बांबू टेक्स्टाईल बनवतं आहे, कोणी बांबू इथेनॉल बनवतं आहे. आपल्यासोबत हिडम सर आसामवरनं आलेले आहेत, जे आपला जो बांबू इथेनॉलचा प्रोजेक्ट सुरू आहे त्याचे ते GM आहेत सप्लाय चेनचे, त्यांचंसुद्धा इथं मार्गदर्शन झालं आहे. संजू करपे सर आहेत कोनबॅकचे, गोविंद सर आहेत. या सगळ्यांनी मिळून बांबू सेक्टरला बहुआयामी बनवलेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं आपलं मार्चिंग सुरू आहे. आता सत्कार की इस कड़ी का हिस्सा हम सभी बने. दोनों हाथ मिलाएं, जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय जी के लिए बजाएं. एक समूह चित्र हमारे सभी बैम्बू प्रेनर्स के साथ और उसके बाद हम मार्गदर्शन पाएंगे माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन जी गडकरी से. दोनों हाथ मिलाकर जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे. मंच पर उपस्थित बाम्बू में जिन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसे हमारे सभी अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, मैं करीब 95 से यानी आज करीब 30 साल हो गए बाम्बू से संबंधित हूँ. मेरे केवल 2 ऑब्जर्वेशंस हैं कि हम बहुत अच्छी चीज़ बनाते हैं, पर हमें ये जज करना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, ग्राहक को कौन सी चीज़ चाहिए. हम कितना भी अच्छा बनाएंगे पर ग्राहक के अगर पसंद में नहीं आता है तो फिर मार्केट नहीं मिलेगा. चौथी बात यह है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. तो जब तक हम लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी कम से कम पैसे में नहीं देंगे तो मार्केट नहीं मिलेगा. और इसलिए डिज़ाइनिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है.
आज इटाली में बड़े बड़े डिज़ाइंस होते। मुझे एक अच्छी घटना आपको बताता हूँ। देश के एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत बड़े उद्योगपति एक बार मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारी गाड़ियाँ कोई ठीक नहीं है, तुम कॉस्ट सेंट्रिक हो, क्वालिटी सेंट्रिक नहीं हो। एक अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ गाड़ी बेचने के साथ, बहुत बेकार गाड़ी है तुम्हारी। तो बड़ा गंभीरता से सोचने लगे। तो मैंने उनको कहा आपका डिज़ाइनिंग जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। उन्होंने इटली में एक डिज़ाइनिंग की कंपनी खरीदी की, और जब गाड़ियाँ लॉन्च की वहाँ डिज़ाइन की हुई, तो उसको वेटिंग लिस्ट मिल गई। अभी भी वेटिंग लिस्ट है उनके एसीयू की, क्योंकि एकदम क्वालिटी। अभी सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के डिज़ाइंस बदल गए, और इसलिए डिज़ाइन अच्छा होना और कॉस्ट कम होना ये मार्केट का मंत्र है। अभी ये बाम्बू से इथेनॉल बनाने के अपने वहाँ से आए नुमालीगढ़ से। अब प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल का भाव मैक्सिमम 55 से 70 रुपये तक है, और इनका इथेनॉल की प्रोडक्शन कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट डाल के शायद 100 रुपये होंगी। बराबर है साहब? बराबर ना? आई एम राइट? हाँ। अब ये कैसे मार्केट में जाएगा, बेचा जाएगा? वो पहला प्रयास है। तो भारत सरकार ने इसको स्पॉन्सरशिप दिया है। पर जब तक इथेनॉल बनाने की कॉस्ट अगर 30 रुपये आएगी तो इथेनॉल भी बेचा जाएगा, और उसके बाद 2 लीटर इथेनॉल से 1 किलो हाइड्रोजन बनेगा, तो एक लीटर एविएशन फ्यूल बनेगी, तो वो भी हम बेच पाएंगे, हवाई जहाज चलेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है। फिर करपे जी को मैंने बीच में कहा था कि आप कुछ मैकेनिक टूल तैयार कर सकते हैं क्या, क्योंकि उनकी बात ये भी सच है कि अगर कोई चीज़ तैयार करने के लिए हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें लोग मेहनत करते हैं, तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करके टूल्स और मशीनरी का अगर निर्माण कर सकते हैं तो इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। अभी बंगलोर का एयरपोर्ट बाम्बू में बना, लोग उसका बहुत ये कर रहे हैं, सबको पसंद आया, और उसके काम करने वाले लोग बाहर से आए। अभी कतार में शायद आपको काम मिला ना, तो कतार के फुटबॉल स्टेडियम के लिए इनको काम मिला। तो इसका कारण ये है कि क्वालिटी अच्छी होगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगी तो फ़ायदा होगा। कल मेरे यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री आए, वो जाते समय पाशा पटेल आए, तो मैंने तुरंत रोका उनको और मैंने बोला उसका चश्मा निकाल लिया और मैंने उनके हाथ में दिया, मुख्यमंत्री देखो ये बाम्बू का चश्मा है। फिर उसने वॉच निकाल के दिया, तो बोले ऐसा बन सकता है? मतलब बन सकता है। प्रॉब्लम यही है कि आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग, अच्छा दूसरा उसमें कुछ लोगों को लगता है मैं कर रहा हूँ वही डिज़ाइन अच्छा ही है, तो जिसका डिज़ाइन जो लोग पसंद नहीं करेंगे तो वो उसका निर्णय करेंगे, आप कुछ भी करें तो भी फ़ायदा नहीं। और इसलिए आने वाले समय में कंज्यूमर के चॉइस का डिज़ाइनिंग, फिर उसका बल्क प्रोडक्शन जिससे कॉस्ट इफेक्टिव बने तो मार्केट बने। अब बाम्बू का टेक्सटाइल में अच्छा उपयोग हो रहा हो तो अच्छा ही है। बीच में अपने टावरी ना कासवा, इन्होंने जर्सी बनाई थी। अभी एमएसएमई के सेक्रेटरी थे पांडा करके, उनका लड़का अभी गढ़चिरौली का कलेक्टर है, तो उनको मैंने बाम्बू की जर्सी दी। अभी भी वो बता रहा था कल मुझे कि वो जर्सी बहुत अच्छी है। अभी बाम्बू से अचार बनता है, बहुत अच्छा है। अब बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू से टाइल्स बनती है, पर हर चीज़ जो बनेगी उसका कंपैरिजन मार्केट में उपलब्ध मटेरियल से होगा। और ये जो मेहरबानी करो वाली बात होगी ये कुछ नहीं होती। सरकार ये ऐसी चीज़ है जिस पे मेहरबानी करती हो धंधा घाटे में जाता है। सरकार को बीच में मत आने दो। अभी क्रैश बैरियर अच्छे बने इन्होंने। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 10% क्रैश बैरियर बाम्बू की ही बने, तो नेचुरली ये सब बातें होने से प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। अब कंस्ट्रक्शन में बाम्बू आएगा, फिर बाम्बू के फाइबर का अलग अलग उपयोग। अभी मैं 10 दिन पहले मुंबई में फाइबर रिइंफोर्समेंट प्लास्टिक उनकी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गया था। इतने प्रोडक्ट उन्होंने डिज़ाइन किए, इतना अच्छा अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि
डिज़ाइनिंग को इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी और आर्किटेक्चरल जो कॉलेजेस है उनकी मदद लेकर बाम्बू के अलग अलग डिज़ाइंस आप बना रहे हैं, उसको पब्लिक चॉइस जिसको सिलेक्ट करेगी वो डिज़ाइंस बनाना, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम और कॉस्ट को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, और फिर उसको मार्केट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन में बाम्बू एज ए मटेरियल उसके बहुत उपयोग है, और अलग अलग प्रकार के जो सेक्टर्स है उसमें अध्ययन करके उसका प्रेजेंटेशन आपने लिया है। ये सरकार के तरफ से कैसे सपोर्ट मिले ये कोशिश हम लोग करेंगे ही, पर आप मार्केट को विश्वास संपादन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स का, तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट है, इसमें बड़ा रोजगार निर्माण होगा, इसका भविष्य अच्छा होगा। और विदर्भ में बाम्बू की हम लोग अभी प्लांटेशन भी कर रहे हैं। अभी संतरे में बाम्बू लगता है, तो मैंने हर किसान को कहा कि ये जो संतरा ये पेड़ में संतरे लगते हैं तो बाम्बू से बांधना पड़ता है, तो आप आपके धुरे पर यानी बॉर्डर पर जो बाम्बू लगता है वो पेड़ आप बाम्बू के पेड़ लगाइए, ताकि वो पैसा आपको कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं बाम्बू में भी अलग अलग प्रकार की स्पेसीज है, कौन से एरिया में कौन से क्लाइमेट में कौन सी लगानी चाहिए। अभी एनटीपीसी ने हमारे प्रयासों के कारण अब 8 रुपये का कुछ भाव दे रहे हो, तो मैकेनिकल ऐसा बनाइए कि हम लोग बाम्बू के टुकड़े बनाएंगे तो एनर्जी कॉस्ट फिर उसकी और बनाना, पैलेट बनाना कॉस्ट बढ़ती है, उसमें हमारा नफ़ा चला जाता है। टुकड़े बनाकर 8 mm 10 mm के और उसका मॉइस्चर कम करके अगर हम पावर को देंगे तो कैलोरिक वैल्यू बढ़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बिजनेस है वाइट कोल का, हम दे नहीं सकते इतना है। और उसमें सिस्टम, उसका मैकेनाइज इंडस्ट्री जो होगी वो, और पैकिंग करके उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके 2 ट्रैक्टर के ट्रॉली को जोड़कर वो अगर भेजेंगे तो होगा। अभी आसाम में जोगी धोपा करके एक जगह है, वहाँ मैंने मल्टी मॉडल हब बनाया ब्रह्मपुत्रा में, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से बाम्बू जहाज़ में वाराणसी आए और वाराणसी के आकर वहाँ से ट्रक से नागपुर आए और वहीं से फिर रेलवे से अलग जगह पर जाएंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। फिर दूसरा अभी टूथपेस्ट जो ब्रश है, अलग अलग प्रकार के कंगे हैं, अभी आसाम में बहुत बनने लगे हैं। हमारे जो एमएसएमई के चेयरमैन थे, अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है सक्सेना, उस समय मैं 2-3 इंडस्ट्री के उद्घाटन के लिए आसाम भी गया था। वहाँ बड़े प्रमाण पर ये हो रहे इंडस्ट्री में आजकल होटल्स में ये टूथ ब्रश जो है वो बाम्बू का मिल रहा है और कंगे भी मिल रहे हैं 5 स्टार होटल। तो वो थोड़ा प्रोडक्ट को और थोड़ा सा क्वालिटी में और सुपीरियर कैसे बनाना, और इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए अच्छी अच्छी संस्था का उपयोग कैसे करना, अच्छा पैकेजिंग और कॉस्ट, तो मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, और निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र में एक रोज़गार देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे हमारे विदर्भ में जो फॉरेस्ट का एरिया है, गढ़चिरौली है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मेलघाट का भाग है, अनेक ज़िलों में जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ बाम्बू का प्लांटेशन करेंगे। NHI के रोड के बाजू में हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे के लिए पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर बाम्बू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप ज़रूर इसमें अच्छा काम करिए, हम सब आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, और सरकारी पॉलिसी में जहाँ जहाँ बदलना है उसके लिए भी कोशिश करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा अब हमारा उद्योग और व्यापार। दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा अब हमारा उद्योग और व्यापार, क्योंकि गडकरी साहब हम सभी के लिए पुनः एक बार लेकर आए हैं एडवांटेज विदर्भ की बहार। जी हाँ, एडवांटेज विदर्भ 2025, और हमारा ये स्पेशल सेशन फर्स्ट जनरेशन बैम्बू प्रेनर्स के लिए।
जहां पर अभी अभी हमने मार्गदर्शन पाया माननीय मंत्री महोदय श्री नितिन जी गडकरी से। पुनः एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम हमारा आभार, हमारा स्नेह, हमारा आदर व्यक्त करेंगे माननीय मंत्री महोदय के प्रति। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और हम सभी का पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन आपने किया। मैं गडकरी जी को बोलना चाहूँगा कि ये 2025 में हमारा बाम्बू सेक्टर का 2.0 एडिशन शुरू हो गया है आपके मार्गदर्शन से, और आगे का मार्चिंग हमारा शुरू रहेगा। धन्यवाद। पुनः एक बार हम सुनेंगे हमारे वक्ता श्री श्रीनिवास जी मडभूषी। तर ब्रेक नंतर पुन्हा स्वागत करतो सर्वांचं। तर मुख्यतः सध्या जी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे शेतकऱ्यांसाठी ती अटल बांबू समृद्धी योजना आहे। त्यामध्ये एका हेक्टरमध्ये 500 रोपं लावायची आहेत 4 मीटर बाय 5 मीटरवर, आणि 100 रोपं जी आहे ती मरळीसाठी एक्स्ट्रा देण्यात येत आहेत। आणि याच्यामध्ये अनुदान जे आहे 175 रुपये अनुदान प्रति रोप अनुदान शासनातर्फे देण्यात येत आहे शेतकऱ्याला किंवा लाभार्थ्याला। आणि 2 हेक्टरपर्यंत 1200 रोपं जे आहे त्याला देण्यात येतील। पहिल्या वर्षी जे आहे प्रति रोप 90 रुपये अनुदान प्रति रोप, दुसऱ्या वर्षी 50 रुपये प्रति रोप अनुदान, तिसऱ्या वर्षी 35 रुपये अनुदान आहे, आणि असं टोटल 175 रुपये अनुदान देण्यात येत आहे। आम्ही आत्तापर्यंत जे आहे ही योजना गेल्या वर्षी सुरू झाली आहे अनुदान देण्याची। या योजनेमध्ये मानवेल, मानगा, कटांग, बालकोवा, ब्रँडिसी, न्यूटन्स, ॲस्पर आणि टुल्डा अशा या प्रजाती देण्यात येत आहेत। आत्तापर्यंत जे अटल बांबू समृद्धी योजनामध्ये 6000 हेक्टर रोपवन महाराष्ट्रात पूर्ण महाराष्ट्रात घेण्यात आलेलं आहे, आणि त्यात 34 लाख रोपं जी आहे आपण दिलेली आहेत सर्व शेतकऱ्यांना एकूण 2020 पासून। पुढची योजना आहे राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत बांबू रोपवन। याच्यामध्ये 240 रुपये खर्च गृहीत धरून 120 रुपये अनुदान 3 वर्षात विभागून देण्यात येत आहे। आत्तापर्यंत आम्ही 2020, 2021 आणि 2024मध्ये 6800 हेक्टर रोपण आम्ही घेतलेलं आहे, आणि यात 29 लाख 29.5 लाख रोपं आम्ही दिलेली आहेत सर्वांना मिळून। तर बांबू आधारित उद्योग, तर छोट्या उद्योगासाठी जी आहे 15 ते 30 लाखापर्यंतचे जे उद्योग आहेत त्यांना 50% अनुदान सबसिडी देण्यात येते। आत्तापर्यंत आम्ही जवळजवळ 20 लोकांना दिलेलं आहे। त्यामध्ये बांबू रोपवाटिका मोठी, बांबू रोपवाटिका लहान, बांबू प्रक्रिया, त्यानंतर कार्बोनायझेशन प्लांट, व्हॅल्यू ॲडिशन, बांबू कचरा व्यवस्थापन, बांबू फर्निचर, त्यानंतर बांबू हँडीक्राफ्ट, बांबू ज्वेलरी, त्यानंतर बांबू कोंबावर प्रक्रिया करणे, अगरबत्ती काडी बनवणे, सक्रिय कार्बन, या सगळ्यासाठी नॅशनल बांबू मिशननी त्याची कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट आणि त्याला द्यायचे अनुदान हे ठरवून दिलेलं आहे, आणि त्या अनुदानाचं जे आहे ते आम्ही देतो आहे। सध्या हे स्कीम चालू आहे, आणि जे छोटे उद्योजक आहेत त्यांनी 15 फेब्रुवारीपर्यंत आम्हाला प्रस्ताव सादर केले तर त्याचा जरूर विचार करण्यात येईल। आतासुद्धा अजून 15 फेब्रुवारीपर्यंत त्याची मुदत आहे। कदाचित मुदत मागणी पाहून किंवा हे करून वाढवण्यातही योजना आहे। त्यामध्ये सोपी प्रक्रिया आहे की बँकेला प्रस्ताव आपला सादर करा, जी आपली बँक असेल त्या बँकेला प्रस्ताव सादर करा, त्या बँकेमार्फत तो तुमचं लोन मंजूर करून तो संबंधित लोकल वन विभागाला सादर करण्यात येईल। त्यामुळे 40% जे आहे ते बँकेचं कर्ज आहे, 10% स्वतः उद्योजकांनी भरायचे आहे, आणि 50% जे आहे 2 भागात विभागून महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ देणार आहे। नंतर जेव्हा हे बँकेमार्फत वन विभागाला सादर होईल, वन विभाग रिकमेंडेशन करून आम्हाला पाठवेल महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाला,
आणि मंडळातर्फे याच्यामध्ये विचार करून कमिटी बसून त्यावर मग लोन म्हणजे हे प्रोजेक्ट मंजूर करण्यात येईल आणि 2 किस्तीमध्ये त्याला अनुदान देण्यात येईल. आत्तापर्यंत आम्ही या लोकांना दिलेलं आहे, जवळजवळ 20 लोक आहेत. लिस्ट मी फक्त समोर पाठवतो. तर बहुतेक लोक वेस्टर्न महाराष्ट्रातली आहेत. विदर्भातल्या फार कमी लोकांनी मागणी केलेली आहे किंवा जवळजवळ नाहीच अशा प्रकारे आहेत ते लोक. नाशिक आणि अहमदनगर या विभागातले लोक आहेत, काही यवतमाळ लोक आहेत. या व्यतिरिक्त आम्ही स्फूर्ती या भारत सरकारच्या योजनेखाली 2 क्लस्टर तयार केले आहे. एक साकोली बांबू क्लस्टर आणि एक वर्धा बांबू क्लस्टर. याच्यामध्ये जवळजवळ कामं पूर्ण झालेली आहेत. स्फूर्तीमध्ये प्रोडक्शनसुद्धा सुरू झालेलं आहे. तर वर्धा बांबू क्लस्टरमध्ये अजून प्रोडक्शन सुरू व्हायचं आहे, काही काम बाकी आहे थोडं बहुत. तर हे स्फूर्ती बांबू क्लस्टरचे मी फोटो दाखवतो आहे आपल्याला. त्याची बिल्डिंग त्याला दिलेली आहे, आम्ही शेड बांधून दिली आहे. त्यात मग मशिनरीसुद्धा घेऊन दिलेली आहेत. यांनी अशा प्रकारे प्रोडक्शन्स तयार केलेले आहेत याच्यामध्ये. आणि हे आमच्या इथं बांबू शॉपमध्ये विक्री करण्यात येतात किंवा बाहेर त्यांना कुठं विक्री करायचे करता येतात. वर्धा बांबू क्लस्टरमध्येही जवळजवळ कामं पूर्ण झाली आहेत. त्यामध्ये सुद्धा अजून त्याचे फोटो काही आले नाही अजून, ते दाखवतो नंतर मी. नंतर वेस्टर्न कोलफिल्ड्समध्ये आम्ही 30 हेक्टर प्लांटेशन करण्याचा करार केलेला आहे, बांबू प्लांटेशन करण्याचा. आणि तो आता यावर्षी पूर्ण प्लांटेशन करण्यात येईल. एकूण 5 वर्षाचा कालावधी आहे बांबू प्लांटेशन पूर्ण करण्याचा. त्यानंतर समृद्धी महामार्गमध्ये जे असे 4 प्रकारचे स्कल्पचर तयार केलेले आहेत. इथं बसलेले होते गणेश, आहे का इथं गणेश हरिमकर, तर त्यांनीच ते तयार केलेले आहेत आमचे आर्किटेक्ट. या प्रकारचे स्कल्पचर तिथं ड्रायव्हरची मोनोटोनी ब्रेक करण्यासाठी मध्ये मध्ये हे लावण्यात येत आहेत या ठिकाणी. तो आमचा त्यांच्याशी करार झालेला आहे MSRDC बरोबर, आणि ते लवकरच ते पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर पर्यावरणपूरक बांबू ट्री गार्ड हे सुद्धा तयार केले आहेत. हे ओपन करून म्हणजे नटबोल्ट लावलेले ट्री गार्ड आहेत. याला ओपन करून बंद करता येते. पुष्कळशा लोकांची डिमांड आहे आणि आमचा यावर्षी हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. आणि मोठ्या प्रमाणावर बांबू ट्री गार्ड बनवून आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी शासकीय किंवा गैरशासकीय याच्यामध्ये देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. याच्यात काय झालं, काय झालं माहीत नाही, पुढं काही जात नाही आहे. बघा बरं थोडं. अच्छा, ओके, थँक्यू. हा एक पुन्हा ट्री गार्डचे 2 प्रकार आहेत. त्या व्यतिरिक्त आतापर्यंत आम्ही जे 2020पासून जे प्लांटेशन केलेले आहेत त्याचे काही फोटोग्राफ्स मी दाखवतो आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातले हे प्लांटेशन आहेत, मोठे झालेले आहेत, प्रोडक्शन तयार आहे. नंतर हे नाशिक सर्कलमधले आहे. काही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुद्धा आहेत. बांबू रोपणाचं एक वैशिष्ट्य आहे की 4-5 वर्षापर्यंत तिथं इंटरक्रॉप घेता येते. नाशिकमधल्या शेतकऱ्यांनी इथं पेरूचं इंटरक्रॉप घेतलं होतं, पेरू तिथं लावलेले आहेत त्यांनी, आणि बाजूला बांबूसुद्धा आहे. त्यानंतर अनेक जे आर्टिसन जे लोक आहेत, बांबूमध्ये हस्तशिल्प आणि इतर छोटे छोटे उद्योग करणारे लोक, यांनासुद्धा आम्ही प्रोत्साहन देत असतो. आणि त्यांच्याकडून अनेक गोष्टी ज्या आहे करून घेऊन त्या आमच्या इथं बांबू शॉप इथं सेमिनरी हिल्समध्ये बावलोद्यांच्या समोर आहे. तिथं आम्ही ह्या ज्या वस्तू आहेत यांच्याकडच्या ह्या आम्ही स्वतः विकत घेतो आणि त्या पुन्हा लोकांना काही 10-12% प्रॉफिट घेऊन आम्ही त्या विकतो आम्ही. आणि त्याच्यात लोकांना म्हणजे मोठी मदत होत आहे. हे गडचिरोली जिल्ह्यातील जे आर्टिसन आहेत त्यांचे आम्ही हे केलेले आहेत. ह्यासुद्धा महिला आहेत, यांनी फार सुंदर हे केलेलं आहे पुष्कळचे लोक. तर अशा प्रकारे महत्त्वाचे म्हणजे आमच्या मध्ये सध्या छोटे उद्योजक, फार्मर्स आणि आर्टिसन्स यांच्यावर आमचा मुख्य फोकस आहे.
आणि यांच्यासाठी आमचं काम मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. आणि यांच्यासाठी पुष्कळशा गोष्टी आमच्याकडे म्हणजे आर्थिक मदत आणि सबसिडी आणि तयार झालेला माल विकून देणे किंवा त्याला प्रोत्साहित करणे, अनेक प्रदर्शनीमध्ये इथं दाखवणे, यातल्या पुष्कळसे जे प्रोडक्ट्स आहेत अशा प्रकारचे हे आम्ही इथं ते C22 आणि C23 असे 2 स्टॉल आमचे लागलेले आहेत. तर आपण सर्वांनी जरूर व्हिजिट करा, तर आपल्याला तिथं पाहता येईल. ह्या ज्या आपल्याला महिला दिसत आहेत ह्या स्वतः गडचिरोली जिल्ह्यात नायब तहसीलदार म्हणून होत्या, त्या रिटायर झाल्या, बुरड समाजाच्या आहेत त्या, आणि अजूनही त्या आताही म्हणजे ते आर्टिसन म्हणून काम करतात आणि आमच्याकडे इथं पुष्कळशा गोष्टी ते पेंटिंग वगैरे करून आणून देत आहेत आणि चांगल्या प्रकारचे आर्टिकल्स यांनी तयार केलेले आहेत आमच्याकडे. हां, तर एवढंच माझं बोलणं आहे. सर्वांनी आपण मी धन्यवाद देतो सर्वांना. धन्यवाद सर. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री संजीव जी करपे, MD, कोनबैक कोकण बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट सेंटर, कुडल, सिंधुदुर्ग. गुड आफ्टरनून एवरीबडी. सन्माननीय सुनील जोशी जी, राहुल जी, डिग्नेटरी ऑन डाइस. मेरा नाम संजीव करपे है और मैं सिंधु डिस्ट्रिक्ट में पिछले 21 साल से बाम्बू प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं. उस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश प्रभु जी उन्होंने हमको बताया था कि बाम्बू ये वर्ल्ड का नंबर 1 सस्टेनेबल रॉ मटेरियल है और कार्बन इंटेंसिव मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है. स्टील, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक ये बहुत सारा कार्बन एमिट करके मैन्युफैक्चर होता है और जिस तरह से कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो कार्बन इंटेंसिव न हो. बाम्बू ये ऐसा मटेरियल है जो ऑक्सीजन एमिट करके बनता है. अगर आप उसको कंपैरिजन देखेंगे तो ये सब कार्बन इंटेंसिव मटेरियल के अगेंस्ट बाम्बू ये कार्बन नेगेटिव मटेरियल है और ये फास्ट रिप्लेनिशिंग भी है. और अगर आप वर्ल्ड में देखो तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड डोंट ग्रो बाम्बू एट ऑल और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जहाँ बाम्बू ग्रो होता है उसमें इंडिया है. लेकिन अगर टॉप 10 बाम्बू प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को आप देखोगे तो उसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इंडिया नहीं है. और इंडिया का नाम किधर है तो हम टॉप 10 बाम्बू इंपोर्टिंग कंट्री में इंडिया का नाम है. तो इस बात को चेंज करने के लिए जब हमारे सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश प्रभु जी ने हमको बताया कि कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने पहला सजेशन हमको ये दिया था कि बाम्बू में ऑलरेडी जो काम हो चुका है वो जाके देखो. तो हमने चाइना में जाके देखा क्या हो रहा है, हमने इंडिया में देखा. तो जब हम नॉर्थ ईस्ट गए तो ये देखा गया तो बाम्बू तो बहुत सारा है लेकिन कोई कल्टीवेट नहीं कर रहा है. तो हमने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे जो प्रॉपर कल्टीवेशन था. तो मैं उत्तराखंड में गया, नसीम जी हरिद्वार के पास 150 एकड़ का उनका बाम्बू का फार्म है जो पिछले 35 साल से वो ग्रो कर रहे हैं. मैं उड़ीसा में गया, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बाम्बूसा वल्गैरिस का 125 एकड़ का प्लांट 1079 में ग्रो लगाया था उन्होंने. कोई एक फॉरेस्ट ऑफिसर उनको मिला था और इतना टॉप क्लास प्लांटेशन किया. रंगा प्लांटेशन 35 साल हो गया, उन्होंने 250 एकड़ का प्लांटेशन किया है.
तो ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज को जाके जब देखा तब मालूम पड़ा कि भैया अपने देश में भी बहुत अच्छा काम ऑलरेडी हो चुका है और उन्हें वो टॉप क्लास सक्सेस स्टोरीज है। हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बाम्बू को, लेकिन वो कल्टीवेटेड बाम्बू नहीं है। तो कल्टीवेटेड बाम्बू के बहुत सारे सक्सेस स्टोरी देखने के बाद पहली चीज़ हमने डिसाइड की कि हमको कल्टीवेशन करना पड़ेगा। ये सब देख के हम सुरेश प्रभु जी के पास गए और बोला गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, इतना सारा काम हो चुका है। तो उन्होंने बोला अपने देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी को मैं क्या करूंगा ये मालूम नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने क्या करना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने क्या करना चाहिए, दूसरे ने क्या करना चाहिए, उन सबको मालूम है। तो सुरेश प्रभु जी ने हमको बताया भैया अगर अडवाणी और वाजपेयी जी ने क्या करना है ये बताने के लिए आए हो तो चले जाओ, हम मेरी बात सिर्फ इस टॉपिक पे हो सकती है कि तुम क्या करोगे बोलो। तो हमको लगा ये सीरियस बात है, कुछ करेंगे। तो वही सवाल हमने उनको पूछा, चलो सर हम करते हैं, आप क्या करोगे बोलो। तो उन्होंने हमको बताया कि अगर तुम काम करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मदद हम आपको करेंगे। हम खुश हो गए कि हमारे उस वक्त मिनिस्टर थे साहब, पावर मिनिस्टर, तो वो बता रहे हैं कि हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट मदद करेंगे। तो हमने कॉनबैक नाम की संस्था सेटअप की, कोकण बाम्बू एंड केन डेवलपमेंट सेंटर, और गए सुरेश प्रभु जी के पास कि सर हमने संस्था स्थापन की है, आपने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट मदद करोगे, प्लीज करो। तो उन्होंने बोला आपको मदद मतलब क्या? हमने बोला पैसा दे दो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मदद क्या होती है। तो उन्होंने बोला मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट मदद की बात की थी, आपको मैं अच्छा गुरु पकड़ के दे दूँ, ढूंढ के दे दूंगा आपके लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट मदद है, पैसा ये सबसे इम्पोर्टेंट मदद नहीं है। तो हमने सोचा सर गुरु वीरू सब हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो, पैसा का बात करो। तो उन्होंने बोला कि अगर बाम्बू में बहुत अच्छा काम करना है तो शायद वो गुरु परदेश से लाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ। हम खुश नहीं थे उस आइडिया से, फिर भी वो बोल रहे थे, हमने बोला चलो क्या करेंगे। तो एनबार ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी जो 48 गवर्नमेंट के सरकार ने मिलके बाम्बू के रिसर्च और प्रमोशन के लिए बनाया है और जो बीजिंग में हेडक्वार्टर है, उनको उन्होंने हमारे साथ जोड़ दिया और बोला कि वर्ल्ड के एपेक्स बॉडी का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ये वर्ल्ड का नंबर 1 का गुरु है और ये गुरु के लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो अपने पैसे से आपको मार्गदर्शन करेंगे। और हम फॉर्चुनेट थे कि ऐसा सोचने वाला लीडर उस वक्त हमको मिला था। तो उन्होंने हमको गाइड करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो प्लांटेशन करो, सिंदूर डिस्ट्रिक्ट जहाँ अल्फांसो मैंगो किसान ग्रो करते हैं, वहाँ जब हमने लोगों को जाके बोलना शुरू किया कि बाम्बू ये सस्टेनेबल रॉ मटेरियल है, उसको ग्रो करो, लोग हंसने लगे, भैया बाम्बू क्यों ग्रो करे, अल्फांसो मैंगो ग्रो होने वाली जगह पे बाम्बू क्यों ग्रो करे। लेकिन लकीली कुछ किसान तैयार हो गए और साइंटिफिकली जब उन्होंने प्लांटेशन किया, अभी मुझे ये कहने में फ़ख्र है कि आज की डेट में सिंदूर डिस्ट्रिक्ट में 10,000 से ज़्यादा किसान बाम्बू का प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हैं। और सिंदूर डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जो बाम्बू वो ग्रो कर रहे हैं, डेंड्रोकलमस टॉक्सी, उसको 25,000 रुपये पर टन ये प्राइस से वो बाम्बू बिक रहा है। जो भी बाम्बू हमारे डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होता है उसमें से कुछ फ्यू लैक्स बाम्बू हम खरीदते हैं हर साल, लेस देन 10% बाम्बू हम खरीदते हैं, रिमेनिंग 90% मार्केट खरीदता है। फिर भी 25,000 रुपये पर टन ये प्राइस हमारे किसान को मार्केट दे रहा है। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया जिसकी वजह से डेंड्रोकलमस टॉक्सी जो इतना अच्छा स्पीसीज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टॉप 18 स्पीशीज ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस चुने हैं उसमें वो नहीं है। इसके बावजूद क्योंकि वो लोकली अवेलेबल था इसलिए हमने उसको चुना। हम भी मानते हैं कि वो इतना अच्छा स्पीशीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 स्पीशीज़ थे, 3 में से एक हमने चुना और वो 3 में से सबसे अच्छा था। लेकिन अपने देश में 138 स्पीशीज़ है, उसमें से जो अगर अच्छा देखें तो स्टॉक्सी इतना अच्छा स्पीशीज़ नहीं है। अभी ये स्पीशीज़ का क्या करेंगे? तो हमने सोचा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा बाम्बू का,
तो कंस्ट्रक्शन करना है तो बाम्बू का ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रेशर ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाया है जिससे वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है। हमने उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया। उसको गर्म करने के लिए बहुत पुराना टेक्निक है कि स्ट्रेट करने के लिए बाम्बू को गर्म करके स्ट्रेट किया जा सकता है। तो हमने उस बाम्बू को एकदम पाइप लाइक स्ट्रेट करने का तरीका हमारे आर्टिजन को सिखाया, और उसी टेक्निक से बाम्बू को हमने बहुत ही यूनिफॉर्मली बेंड करने का भी तरीका ढूंढ लिया, और उसे बाम्बू को हमने कमोडिटी में कन्वर्ट किया। ट्रीटेड ग्रेडेड बाम्बू, जो साइज और शेप आप बोलो वो हम आपको दे सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हमने क्रिएट किया। उसके बाद एकदम सिंपल लैंडस्केप एलिमेंट से हमने काम शुरू किया। ये काम हमने हमारे लोकल आर्टिसन को सिखाया, क्योंकि हमको गोवा नज़दीक था, उसका बेनिफिट मिला। टूरिज़्म इंडस्ट्री ने ये सब चीज़ों को, ये मैं जो फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने हमारे आर्टिसन ने किया हुआ काम है। धीरे धीरे बाम्बू का जब बहुत सारे किसान बाम्बू ग्रो करने लगे तो हमको टेंशन आया कि इतना सारा बाम्बू कैसा कंज्यूम करेंगे। तो सिंपल फेंसिंग जैसा आइटम को हमने चुना जिसमें बाम्बू का बहुत ही ज़्यादा खपत होता है, और अमीर आदमी सीमेंट कंक्रीट का घर कंस्ट्रक्ट करके उसको डेफिनेटली लगता है कि कुछ तो इको फ्रेंडली काम होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली बाम्बू से ऐसे टाइप का काम करना चाहता है। गोवा नज़दीक था, उसका बेनिफिट मिला। बहुत सारे गोवा के हाई एंड ब्रांड ने हमको इस टाइप का काम दिया, और ये करते करते हमको कॉन्फिडेंस आया कि अभी हम बाम्बू को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, और इसके लिए हमने प्री फैब्रिकेशन कंपोनेंट प्री फैब्रिकेशन करने का यूनिट सेटअप किया। इस तरह से कंपोनेंट को हम पैक करके साइट पे लेके जाके इस तरह से बाम्बू का कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। इंडिया में हम लोग बाम्बू के कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन हम चेंज कर सके, इस टाइप का काम हमसे हुआ, और एस्थेटिकल, ब्यूटीफुल और ड्यूरेबल ऐसा काम हमने करना शुरू किया। टूरिज़्म इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हमको। धीरे धीरे हमने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने भी सीख लिए। 10,850 स्क्वायर फीट का ये स्ट्रक्चर हमने हैदराबाद में किया था। बाद में हमको रिपीट ऑर्डर मिलने लगा। ये रूफिंग भी बाम्बू का है, ये हमने बेंगलोर में किया हुआ स्ट्रक्चर है, और इसकी वजह से बाम्बू का खपत बढ़ते गया। किसानों को उन्होंने बाम्बू ग्रो करने के लिए हम मोटिवेट कर सके। ये सबको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि प्री फैब्रिकेट बिल्डिंग जैसा बनता है ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। राजा राजेश्वरी टेम्पल ट्रस्ट ने हमको मौका दिया कर्नाटक में, और ये एक बैंक्वेट हॉल हमने उनके लिए किया। 24 मीटर स्पैन का ये स्ट्रक्चर, उसका होल भी साइट के ऊपर जाके ड्रिल नहीं करना पड़ता है, इस तरह का टेक्निक हमने डेवलप किया। ये टेक्निक हमारे सिंदूर डिस्ट्रिक्ट के किसान और कम पढ़े लिखे आर्टिजन्स, इन्होंने मिलके डेवलप किया हुआ टेक्निक है, और जिसकी वजह से हमको कॉन्फिडेंस आया कि अभी हम कोई भी साइज़ का काम कहीं भी जाके कर सकते हैं। चंद्रपुर में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए बाम्बू ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर का बिल्डिंग करने का मौका हमको मिला, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट का जो काम है उसमें भी एक्सेप्टेबिलिटी आ गया। ये एक प्रोजेक्ट हमने ऋषिकेश में किया, और उससे हमको ये मालूम पड़ा कि बहुत ही एस्थेटिकल ब्यूटीफुल ऐसी टाइप का काम बाम्बू में हो सकता है जो दूसरा कोई मटेरियल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। और नॉर्मली जो पिक्चर हम बाली और इंडोनेशिया में देखते हैं, इस टाइप के काम हमने यहाँ करना शुरू किया। हम चाहते थे कि हम प्रदेश में जाके काम करें तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है या नहीं इंडियन टेक्नोलॉजी। तो हमको मौका मिला हिल्टन के वार्डरोब ऑस्ट्रेलिया के लिए मालदीव में काम करने का। उनके लिए रिसोर्ट हमने कुडाल में हमारे कंपोनेंट्स बना के लेके गए। ये बहुत ही हाई एंड रिसोर्ट है, 10 लाख रुपया पर रूम नाइट जिसको चार्ज किया जाता है ऐसी जगह पे। उसका रेस्टोरेंट हमारे सिंदूर डिस्ट्रिक्ट के कम पढ़े लिखे आर्टिजन ने करके दिखाया, और उस काम को CNN UK ने वर्ल्ड के टॉप 16 बेस्ट वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट में रेट किया। उसके बाद हमको बहुत सारे काम प्रदेश में मिले, और ये सब काम से ये प्रूव हुआ कि इंडियन बाम्बू और इंडियन टेक्नोलॉजी से हम प्रदेश में जाके चाइना जैसे बाम्बू में लीडिंग कंट्री को भी बीट कर सकते हैं। अभी तक हमने 11 बार जाके आउटसाइड इंडिया टेंडर भरा है, हर बार हमको ही काम मिला है,
हर बार हम चाइना को बीट कर सके हैं। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नितिन जी जो अभी मेंशन कर रहे थे, जिस रिसोर्ट में प्लेयर स्टे करने के लिए अरेंजमेंट की गई थी, उसका पूरा फॉल सीलिंग बाम्बू में हमने किया है। ये ग्लोबल टेंडर था, चाइना और अदर कंट्री को बीट करते हुए ये काम हम कर सके। उसके साथ साथ बाम्बू का स्ट्रिप बोर्ड अपने देश में सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, और रतन टाटा जी ने एक बार हमको बुलाया और बताया कि इसमें कुछ करो। तो ये जो ये कारकला का बाम्बू है कर्नाटक का, जहाँ ब्रांडीसी वैरायटी का बाम्बू एक किसान ने 40 साल पहले ग्रो किया है, और पूरे कुर्ग एरिया में थाउजेंड्स ऑफ फार्मर के पास ये स्पीशीज़ है, जो 150 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने जब टी और कॉफ़ी एस्टेट डेवलप किए थे, टेरेसिंग करना पड़ा था उनको, स्लोप स्टेबलेशन के लिए वो बाम्बू उन्होंने लाया था। तो वो भी स्पीशीज़ हमारे फार्मर ने वहाँ बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है। इस बाम्बू को हमने मिज़ोरम के एक यूनिट को साथ में लेते हुए स्ट्रिप बोर्ड में कन्वर्ट किया, और ये स्ट्रिप बोर्ड से बाद में उसमें फर्नीचर इनिशियली हमने बना दिया। और जब इसको हमने इप्रीति में टेस्ट किया बेंगलोर में, तब मालूम पड़ा कि इसका डायमेंशन, स्टेबिलिटी और डेंसिटी बेटर देन बर्माटिक है। तो इस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी उसको आने लगा। आप देखोगे यहाँ हमने इनग्रेविंग कार्विंग किया है, लेज़र कटिंग किया है। ये सब जो बेस्ट क्वालिटी वुड में पॉसिबल है वो इसमें होता है। ये काम हमने इन्फोसिस के सीईओ का गेस्ट रूम है, ये हमने गच्चीबोली कैंपस हैदराबाद में किया। नीचे से लेके ऊपर तक सब बाम्बू है, और उससे एक बात प्रूव हो गई कि अगर हम इन्फोसिस के सीईओ को पसंद आए ऐसा काम हम कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता इंडिया में इसके ऊपर भी कोई कैटेगरी बचा है। 2017 में सुरेश प्रभु जी कॉमर्स मिनिस्टर थे। हमको रतन टाटा जी ने ये बताया था कि सिर्फ नारायण मूर्ति और रतन टाटा को कन्विंस करके कुछ नहीं होगा, इस देश में डिसीजन मेकर को कन्विंस करो। तो ये सुरेश प्रभु जी का घर का पिक्चर है। ये पूरा सोफ़ा सेट बाम्बू से बनाया है, हमने बना के उनको दिया था। ये सम्मानीय नितिन गडकरी जी के दिल्ली के ऑफिस का फ़ोटो है। ये पूरा सोफ़ा सेट बाम्बू से 2017 में हमने दिया था। आज भी वो उसकी याद निकालते हैं, और उनके ऑफिस में कोई वीआईपी जाता है तो पहले वो सोफ़ा सेट के बारे में बताते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी उस वक्त एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, और उनका दिल्ली का घर का फ़ोटो, ये भी सोफ़ा सेट हमने बनाया था। 2017 में नवंबर में गडकरी जी के विशेष एफर्ट से कानून चेंज किया गया, बाम्बू को ट्री कैटेगरी में से ग्रास कैटेगरी में लाया गया, और महाराष्ट्र से ही अनिल मुथा जी, ये एंटरप्रेन्योर ने त्रिपुरा में जाके इस टाइप का एक फैक्ट्री सेटअप किया, जिसमें बाम्बू स्ट्रैंड वन बोर्ड बनता है, और उससे बनाया हुआ ये सब मटेरियल। हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरी उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किए। ये IIM शिलोन का फ़ोटो है, उसका फर्नीचर, इंटीरियर, ये सब बाम्बू से बना है। और बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ में सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी ये है कि अपने नया पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में उसका फॉल सीलिंग, वॉल क्लैडिंग और फ्लोरिंग ये सब बाम्बू से बना है, और अनिल मुथा जी के यूनिट में बना है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का फ़ोटो है, ये भी पूरा बाम्बू से बना है। और एक सक्सेस स्टोरी अपने देश में हुआ है, बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 10 लाख स्क्वायर फीट का पूरा इंटीरियर बाम्बू से बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये सब मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अभी इसके आगे ऐसी नौबत नहीं आएगी। और इसी अगर बाम्बू में फ्यूचर क्या है अगर आप पूछोगे, तो बाम्बू में फ्यूचर ये है कि बाम्बू एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ महीने पहले ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बाम्बू से कंप्लीट बिल्डिंग बनाने के लिए IS कोड को पब्लिश किया है, और इसकी वजह से अभी ये एक बहुत बड़ा द्वार हमारे लिए खुल रहा है। बाम्बू से इस टाइप के बिल्डिंग अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड बनने लगेंगे। मुझे लगता है हमको इंडियंस को इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा द्वार जो बाम्बू की जो वजह से खुल रहा है, उसको अगर हम कैप्चर करेंगे, इसमें हमको चाइना कॉम्पीट नहीं कर सकता। इस टाइप के कंपोनेंट बहुत दूर से कहीं भी लाए नहीं जा सकते। तो ऐसे फैक्ट्री हर स्टेट में लगनी चाहिए,
और कार्बन इंटेंसिव मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए वर्ल्ड में जो कोशिश हो रही है उसमें बाम्बू बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये सारे सक्सेस स्टोरी प्रदेश में जो बाम्बू से बनाए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे सबको विनती ये रहेगी कि गवर्नमेंट क्या करेगा, दूसरे लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ दो। अपने देश में सफिशेंट सक्सेस स्टोरीज़ है, उसका सफिशेंट डॉक्यूमेंटेशन भी हो चुका है। सर रंगा जी ने जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में 25 साल पहले 250 एकड़ का प्लांटेशन किया है, वो सक्सेस स्टोरी का टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बनाया है। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, सिर्फ आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। हर कोई आके बोलेगा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लिस्ट तो अपनी नेवर एंडिंग रहेगी, गवर्नमेंट करते रहेगा। सन्माननीय पाशा पटेल जी ने पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट को इस पे तरफ ध्यान खींचने के लिए जो काम किया है वो एक्सेप्शनल है। नितिन गडकरी जी और सुरेश प्रभु जी तो पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं। तो ये सब की ज़रूरत तो है, लेकिन हम क्या करेंगे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है हर कोई अगर सोचे कि मैं क्या करूं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी अपने देश में है। हम नेगेटिव साइड बोलते रहेंगे तो बहुत बड़ा लिस्ट है, मेरे पास भी बहुत लिस्ट है। मैं सबको बोलता हूँ कि पिछले 21 साल में हमने इतनी गलतियाँ की है कि अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी का नाम गलतियाँ करने के लिए दर्ज हो तो मेरा डेफिनेटली नंबर लगेगा। तो अभी आप लोग गलतियाँ मत करो, हमारे गलती से आप सीखो और इसको लेके आगे बढ़ो। आई एम वेरी श्योर कि ये मटेरियल दुनिया का नंबर 1 सस्टेनेबल मटेरियल है और इसको बहुत बड़ा फ्यूचर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसके पहले कि हम अगले वक्तव्य की ओर आगे बढ़ें, मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर डॉक्टर विजय जी इलोरीकर, Head of the Department Agro Forestry at the PKV, and the Honorable Associate Dean at the PKV, Shri Vikas Ji Attare, requesting both our dignitaries to be here on the stage. And इसके पहले कि हम आपके वक्तव्य की ओर बढ़े, मैं चाहूँगी राहुल देशमुख सर आप दोनों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूँगी सर आपको। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और मैं सबका स्वागत करता हूँ। स्पेशली एडवांटेज विदर्भ के इस 3 दिवसीय एक्सपोज में जो हमारे साथ उपस्थित है मंच पर, महाराष्ट्र के बाहर से इंडस्ट्रीज से भी उद्योजक यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनका मैं विशेष स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस सारे आयोजन का जो एक मूल उद्देश्य है वो इस विदर्भ रीजन में, महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में किस प्रकार के उद्योग आ सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी, हमारी इकोलॉजी और हमारे जो यूथ्स हैं उनके लिए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मदद हो जाए। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विजय इलोरकर, यहाँ पर विदर्भ रीजन के लिए डॉक्टर पंजाबराव जी देशमुख इस भूमि के सुपुत्र रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के पहले कृषि मंत्री भी थे, इंडिया के पहले कृषि मंत्री थे, और उन्हीं के नाम से इस महाराष्ट्र में, इस विदर्भ रीजन में
डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ नाम से एक कृषि विद्यापीठ है जो कि पूरे विदर्भ के 12 डिस्ट्रिक्ट में उनका जुरिडिक्शंस है। और यहाँ भी विदर्भ रीजन में जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉटन है, सोयाबीन है, पल्सेस है जिसमें तूर है, और सबसे बड़ा यहाँ का फेमस ऑरेंज है। ये सारे क्रॉप्स के लिए इस रीजन में ये क्रॉप्स किस प्रकार से एस्टेब्लिश हो जाए, इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इनका प्रोसेसिंग कैसे हो, और इनके ऊपर बेस्ड किस प्रकार के इंडस्ट्रीज यहाँ आना चाहिए, इसके लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पॉलिसी डिसीजन लेने में सहायभूत हो, ऐसे इनपुट्स देने का काम ये विद्यापीठ करते आया हुआ है और आज भी कर रहा है। और इसी को आगे लेते हुए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला में, जिसका सेकंड हेडक्वार्टर ये नागपुर है, विद्यापीठ हेडक्वार्टर जरूर अकोला में है, लेकिन नागपुर में जो हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये इंडियाज ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है, जो कि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश सरकार के दौरान। और ये इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, क्योंकि ये एकमेव कॉलेज ऐसा है कि जिसके पास 1400 एकड़ ज़मीन इस नागपुर शहर के अंदर है और 2000 स्टूडेंट्स पर ईयर यहाँ एडमिट होते हैं। ये जानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICAR के माध्यम से 1999 में एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्ग टर्म विथ एस्टेब्लिशमेंट, मैन पावर एंड फंडिंग के साथ यहाँ पर दिया, और उसी माध्यम से हम लोग यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री से लेकर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का मैंडेट, जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन होता है, तो इस बाम्बू सेक्टर में हम लोगों ने एजुकेशन शुरू किया है, जिसमें BSc फॉरेस्ट्री, MSc फॉरेस्ट्री और PhD फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स हमारे बैम्बू में एजुकेशन लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को भले बातें एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें एक ट्रेंड मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, जो कि आगे चल के इंडस्ट्रीज़ के रूटीन ऑपरेशन में मदद करे, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई है उसके लिए मदद करे, और जो सेक्टर है उस सेक्टर के बारे में पब्लिक में, फार्मर्स में एक पॉजिटिव नैरेटिव डेवलप करने के लिए उसकी मदद हो। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आज तैयार हो रहे हैं, जो कि आप जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, आपको जो मैन पावर की आवश्यकता कल पड़ती है, तो एक ट्रेंड जो बाम्बू को जानता है कि बाम्बू की मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी नर्सरीज क्या है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, उसका हार्वेस्टिंग कैसे करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, उसका कार्बन ट्रेडिंग कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसा है, प्रिजर्वेशन कैसा है। तो इस प्रकार की जानकारी देकर हम लोग एक मैन पावर डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसमें हमारा आज स्टूडेंट्स हमारे तैयार भी हो रहे हैं। तो ये एक हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी हमने एक दिक्कत जो देखी कि आज बाम्बू में जो डेटाबेस है, वो डेटाबेस हमारा इस रीजन का नहीं है। हमें ब्रांडीसी मालूम है, हमको तुलडा मालूम है, हमको ओलिवेरी मालूम है, बट उसका बिहेवियर कैसे होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी हाइट यदि विदर्भ में लगाते हैं तो क्या हाइट रहेगी, डाया क्या रहेगा, वॉल थिकनेस क्या रहेगा, ब्रांचिंग कितना रहेगा, इंटरनोडल लेंथ कैसी रहेगी, ये हमें जानकारी नहीं है। तो ये सारा बैकग्राउंड ध्यान में लेके हम लोगों ने 2012 से 35 बाम्बू स्पीसीज का कलेक्शन करके उसका सिस्टमेटिक रिसर्च डिजाइन में यहाँ नागपुर में उसका हमने इवैल्यूएशन किया है। हम लोग जहाँ आज बैठे हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री फार्म है पंजाबराव देशमुख का,
और वहाँ 35 बाम्बू स्पीसीज का आज डेटाबेस रेडी हो गया है कि जिसमें सारे बाम्बू की प्रॉपर्टीज उसमें है कि इसका नर्सरी बिहेवियर कैसे है, कितने दिन में इसका सैपलिंग रेडी होता है, ये सीड से होता है कि कटिंग से होता है, कटिंग से होता है तो भी 1 नोट कटिंग चाहिए, 2 नोट कटिंग चाहिए, कौन से सीजन में लगाना है, समर में लगाना है, विंटर में लगाना है, कि उसमें क्या हार्मोनल ट्रीटमेंट देनी है, राइजोम डेवलपमेंट कितने टाइम से होगा, हमको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कितने महीने में मिलेगा, ये सारा नर्सरी टेक्निक आज 35 स्पेसीज के लिए हमने रेडी कर दिया है। उसके बाद इनका मॉर्फोलॉजी क्या है कि हम लोग के पास बाम्बू कितने साल में हार्वेस्टिंग में रेडी हो जाएगा, कितना हम लोग को पर क्लम कटिंग करना है, 30% करना है, 40% करना है, ये सारी जानकारी का डेटाबेस 35 स्पेसीज का, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए कल चल के काम कभी आ सकता है, या गवर्नमेंट को भी हमने जब देना है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बताना है तो उसमें ये काम आ सकता है। तो इस प्रकार का डेटाबेस तैयार करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने काम किया है, वो सारी जानकारी आज तैयार हो गई है और उसके रिपोर्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली कुछ इंडस्ट्रीज हम लोग को अप्रोच हुई है, जैसे कि टेक्सटाइल में ग्रासिब इंडस्ट्रीज ने हमसे 17 स्पेसीज का मटेरियल ले गए हैं और वो देख रहे हैं कि उसमें किसी में सिलिका कंटेंट कितना है। उन लोगों ने कुछ स्पेसीज हमको बताई थी, हमने बताया कि जो स्पेसीज आप बता रहे हैं डेंड्रोकैलमस पार्विफ्लोरा, उसका तो प्रोडक्टिविटी 4 ही टन का है, भला ही उसमें सिलिका कंटेंट कम होगा लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी 4 ही टन की है, तो उसको कौन फार्मर लगाएगा। तो ये फिर से एक्सरसाइज करना पड़ा, फिर सारे 17 स्पेसीज का सैंपल उनको भेजा है, उसमें से जो हम लोग को बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन आएगी। दूसरा, हम लोग डायरेक्टली फार्मर से रिलेटेड हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जब हमने हार्वेस्टिंग का डाटा हमारे पास आया तो हार्वेस्टिंग के डाटा में से हमने देखा कि हम लोग यदि 20 टन बाम्बू हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें तो 13 ही टन खाली मार्केट में जाता है, जो पोल के फार्म में जाता है। 60 टन तो बाम्बू फार्मर्स के फार्म पे ही वेस्ट रहता है, और वो फार्मर उसको यदि फील्ड तैयार करना है तो उसके लिए जो वेस्ट बाम्बू पड़ा है 60 टन का, उसको वो फायर लगा देता है और उसके कारण उसकी फार्म की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम लोग उसने ये सोचा कि वो बाम्बू वेस्ट क्रिएट हो रहा है, उसका हम लोग वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, और वो ऐसा वैल्यू एडिशन हो कि जिसमें फार्मर्स को मिनिमम कॉस्ट पड़े। तब उस हिसाब से हमने जब काम करना शुरू कर दिया तो उसमें हमने देखा कि हम लोग उससे बाम्बू से कंपोस्ट बना सकते हैं, हम लोग बाम्बू से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, बायोचार बना सकते हैं, एनर्जी पेलेट्स बना सकते हैं, ऐसे मल्चिंग के लिए रॉ मटेरियल बना सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ एटम्स है कि जो हम लोग बाम्बू का जो वेस्ट होता है, जो ब्रांच और लाब्स एंड टॉप्स होता है, उसमें से हम लोग कर सकते हैं, जिससे फार्म बाम्बू की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और फिर उसके लिए रिलेटेड जो रिसर्च था कि बाम्बू का जो डिग्रेडेशन है वो स्लो है, तो उसमें कौन सी डिकम्पोजिंग फंजाई उसके लिए ज़्यादा काम सुटेबल रहेगी। लिग्नोसेलुलेटिक फंजाइज हमने आइडेंटिफाई की कि जिसका हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो बाम्बू का डिकम्पोजिशन फास्ट होके मिनरलाइजेशन फास्ट होता है। तो इस प्रकार से फिर हम लोग देखा कि जो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स है वो हाउ दे कैन अडॉप्ट दी बाम्बू फार्मिंग। तो छोटे किसानों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसका एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो हम लोगों ने वो एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल्स सामने लाए कि जिसमें फार्मर्स एग्रीकल्चर क्रॉप भी ले सकता है और उसमें बैम्बू भी ले सकता है। तो ऐसे 13 स्पीसीज का हमने कॉम्बिनेशन करके एक सुटेबल एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल लाया है, जिसमें बाम्बू की प्रोडक्टिविटी और टर्मरिक साथ साथ में चल सकती है। तो इस प्रकार से कई एस्पेक्ट्स पे विद्यापीठ और हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर यहाँ पर काम कर रहा है। हमारे जो माननीय कुलगुरु है डॉक्टर शरद गडाख साहब, हमारे यहाँ के डीन साहब है डॉक्टर विलास सतकरे सर, माई सेल्फ और हमारी सारी टीम ये काम करती रहती है। और तीसरा एक काम है जो एक्सटेंशन करना है ये सारी चीज़ों का। कृषि विभाग के लिए हम लोग नोडल एजेंसीज है ट्रेनिंग्स के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, और इस प्रकार से ये विद्यापीठ इस बाम्बू के सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं सारे आप इंडस्ट्रीज़ के आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार के बाम्बू स्पीसीज़ का डाटाबेस चाहिए और वो इस सॉइल से चाहिए, ना कि डाटा देहरादून से चाहिए, जोरहट से चाहिए, केरल से चाहिए। विदर्भ में ये आसपर कैसे ग्रो होता है,
विदर्भ में वल्बेरिस ग्रो कैसे, वल्गेरिस येलो कैसे ग्रो होता है, वल्बेरिस ग्रीन कैसे येलो होता है, वो ओलिवेरी कैसे ग्रो होता है, उसका डाटाबेस आपको यूनिवर्सिटी के पास, हमारे पास मिलेगा. यू कैन कम्युनिकेट, यू आर मोस्ट वेलकम. और मुझे यहाँ पर बोलने की जो संधि आयोजकों ने दी उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. तुरंत से आपके सबका आभार मानते हुए मैं अपनी रजा लेता हूँ. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. डॉक्टर विजय जी इलोरकर, आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ और जैसा आपका नाम, मुझे लगता है कि आपके नाम के साथ ही जो आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, तो बैम्बू इस क्षेत्र में हम सब की भी विजय आपके मार्गदर्शन में तय है. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार प्रदर्शन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सुनील जी जोशी, चेयरमैन वेदा इंडिया NGO भंडारा. ज़ोरदार तालियां इनके लिए भी बजाएंगे. धन्यवाद. मेरे लिए सब्जेक्ट है, थोड़ा बोलूं, बाद में धन्यवाद अदा करूं. लेकिन थोड़े बोलने में इसलिए मैं दो तीन चार मुद्दे ही लेके आया हूं आपके सामने. ये सब बड़े बड़े काम आपने देख लिए. जब हमने बाम्बू की शुरुआत की थी तब हम ये सोचते थे कि पूरा जग, पूरी दुनिया बाम्बू में हो जाए. अब आज देखता हूँ 35 साल के बाद में कि धीरे धीरे क्यों न हो, उस तरह से बाम्बू बढ़ रहा है, इंडस्ट्री के स्वरूप में बढ़ रहा है. लोगों ने अपनी जिंदगियां अर्पण कर दी, उसके कारण बढ़ रहा है. बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पूर्णता के तौर से अगर देखूं तो बहुत सारा काम बाकी है. और बहुत सारा काम बाकी है तो इसलिए हमको नए जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. कभी लोग मुझे पूछते थे कि भाई आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, नए लोगों ने अगर इस सेक्टर में आना है तो क्या करना चाहिए. तो मेरा पहला जवाब यही रहता है, या रहता था या रहेगा भी, कि भाई हमने तो ज़िंदगी अर्पण कर दिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद मत करो. ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फिर से मेरे जैसे 35 साल इस बाम्बू क्षेत्र में गुजार नहीं सकते. संजीव करपे ने जितने सुंदर सुंदर चित्र दिखे, उन्होंने 21 साल उसमें अर्पण किए हैं, ये आप कर नहीं सकते. आपके पास में कोई प्रकार का नॉलेज नहीं है, आप जीरो से सीखोगे. तो ये ना हो, ये होना ही नहीं चाहिए. और हमने फ्यूचर में देखना चाहिए. फ्यूचर मुझे ये दिखाता है कि जब तक बाम्बू टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नामक की व्यवस्था निर्माण नहीं होती, तब तक बाम्बू इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, जिसको हम बाम्बू सेक्टर के स्वरूप में देखते हैं, जिसमें सिर्फ डिज़ाइन बनाने वाला नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज नहीं, सभी दृष्टिकोण से बाम्बू की समझ बढ़ाने का, बाम्बू के साथ में खेलने का अगर आपको मिनिमम ज्ञान है तो आप बाम्बू के क्षेत्र में कूद सकते हो. यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बाम्बू के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे सीखते गए. लेकिन धीरे धीरे करते करते 35 साल हो गए ना हो. अब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट जनरेशन अपना लाइफ बर्बाद करे. तो गवर्नमेंट तो पहले इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे कि जहाँ मेरे यहाँ के लोग, मेरे यहाँ के नेक्स्ट जनरेशन जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर में, कगार के ऊपर में है, उन लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए. क्योंकि बाम्बू सेक्टर को डेवलप होने के लिए टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है. वो टेक्नोलॉजीज कि जिसको बाम्बू प्लांटेशन से लेकर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तक बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से मालूम है, तो वो आदमी हिम्मत कर सकेगा कि बाम्बू सेक्टर में जाने का. नहीं तो फिर से वो मराठी में कहावत है, ये रे माझ्या मागल्या, फिर से जीरो से शुरू करना है क्या आपने. मुझे लगता है कि एड की तरफ से या भारत बाम्बू एसोसिएशन या बाम्बू सेक्टर की तरफ से ये मेरा एक गुजारिश है, ये मैटर, क्योंकि एड नामक संस्था काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उनके काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट है. हमारा समझाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, एड वाले अलग तरीके से समझा देंगे, सरकारी यंत्रणा से मिलना पड़ेगा. हम कामकाज करने वाले लोग हैं, हमारे पास में वो समय नहीं है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सरकारी दफ्तर में चक्कर मारे.
इसलिए एड की तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाए, कुछ सिलेक्ट 10-15 पीपल और मे बी 20, नो प्रॉब्लम्स, और उस पर्टिकुलर चर्चा के दरम्यान में हम अपने साथ में वार्तालाप करें कि हम सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं। सरकार के तरफ से चाहना ही पड़ेगा, सरकार ने हमको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की यंत्रणा ही वैसी है कि जब तक हैंड होल्डिंग होता नहीं, जब तक आप पैट्रोनेज देते नहीं, जब आप मार्केटिंग का सपोर्ट देते नहीं, जब तक आप प्रशिक्षण का सपोर्ट देते नहीं, तब तक इंडस्ट्री यहाँ ग्रो करना मुश्किल है, जहाँ तक बाम्बू इंडस्ट्री का सवाल है। तो गवर्नमेंट ने मार्केटिंग का भी सपोर्ट देना चाहिए, ये मेरी खुली चेतावनी है। तीसरी बात यह है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया नॉट दैट आई एम सोल्ड टू वॉट एवर सो मेनी डिग्नेटरीज who had come and spoken before us, particularly गडकरी जी। अरे डिज़ाइन है ना, मैंने पहले बताया है कि डिज़ाइन बन सकता है, एक कुर्सी तो बन सकती है बाम्बू से, कोई तो बताने वाला था तब बनी ना। उसके बाद में मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर डिज़ाइनर्स होंगे, बहुत आपके जैसे नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग रहेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन के लोग बहुत सुंदर डिज़ाइन करेंगे, बहुत सुंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे, बहुत केमिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान रखेंगे, बहुत प्लांटेशन, बॉटनी, एनाटॉमी वगैरह क्या बोलते हैं वो सभी चीज़ों का ज्ञान रखे। मुझे तो उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं सीधा साधा डिज़ाइनर हूँ और उसमें से एक्टिविस्ट बन गया। बाम्बू इंडस्ट्री विदर्भ में बहुत अच्छी तरह से पनप सकती है, महाराष्ट्र में पनप सकती है, बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, लेकिन पर्याप्त संसाधन हमारे पास में रहे तो ये होना संभव है। हम बुरुड़ आदमी के लिए ठीक है, उनके एक सेवा भाव से उनकी सेवा करें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि बुरुड़ इकट्ठा होकर अगर इंडस्ट्री बनाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल ज्ञान होने की ज़रूरत है। वो आप कौन से भी माध्यम से करें, एक एंटरप्रेन्योर करें या कोऑपरेटिव में करें या प्राइवेट लिमिटेड में करें, कुछ भी करें। उदाहरण के तौर पे एक बताता हूँ, गणेश वर्मा जी ने जो बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया, ये दिस इज माय लास्ट होप, कि बाम्बू क्रैश बैरियर ये हिंदुस्तान के अपने दरम्यान में इनोवेशन का एक बेमिसाल उदाहरण है। और ये बेमिसाल उदाहरण अपने उसने जो कुछ भी पैसा समय लगाया है उस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, अगर ऐसे इनोवेशन के लिए अगर सरकार मदद नहीं करती, मदद कहना है, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट बेगिंग बिफोर द गवर्नमेंट, आई एम सेइंग दैट इट फॉर द इनिशियल स्टेजेस, हैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं, प्रमोशनल एफर्ट जिसको बोलते हैं, ये प्रमोशनल एफर्ट्स अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों में उत्साह निर्माण नहीं होगा। अगर एक इंडस्ट्री फेल हो जाएंगी तो तुमको नई इंडस्ट्री बनते हुए दिखेंगी नहीं। सी समटाइम्स यू हैव टू स्पीक एब्सोल्युटली स्ट्रेट। हम किसी के तरफ भागने वाले नहीं है। आज सरकारी दफ्तरों में जाने, भाई व्हाई कांट यू मेक कंपल्सरी फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू कंस्ट्रक्ट बाम्बू बिल्डिंग्स। एनवायरनमेंट का इश्यू सरकार का है, बाम्बू मिशन सरकार की है, तो हम तो भाई सीनों को मिट्टी लगा के मैदान में उतरे हुए हैं। बहुत सारे लोग नहीं उतरेंगे, लेकिन उसको मार्केटिंग अगर उसके प्रोडक्ट का नहीं हुआ तो बहुत मायूस हो जाएंगे, उनको पछतावा आएगा कि बाम्बू सेक्टर में क्यों आए हैं। तो सरकार ने बहुत ज़्यादा काम करना है अगर बाम्बू सेक्टर विदर्भ में या पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में अगर बड़ा करने का है। इसमें चांसेस है। मटेरियल इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल ऑन द अर्थ, लेकिन जो कुछ भी करना है उसका उपयोग करना है जरा समझ के करो, सोच के करो, पूरी इकोसिस्टम अवेलेबल है कि नहीं इसका विचार करो। नहीं तो सुनील जोशी जैसे तुम अगर मैदान में उतर जाओगे तो शायद पछताने का मौका आ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग इल अबाउट bamboo resource. I am talking to the next generation that is wanting to plunge into this sector. And this sector is definitely inviting all of you to get into it. But force upon the government, to prevail upon the government that yes, these are your duties and you must fulfill your duties, then only we will get into it. These are few of the points I just wanted to share with you. और बाम्बू सेक्टर में तो जान है, बाम्बू सेक्टर में तो जान है। पिछले साल से इस साल में जो गैदरिंग हुआ बाम्बू सेक्टर के तहत,
बहुत अच्छा हुआ। इस वक्त हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं सामने बैठ के स्पीकर्स लोगों की बातें सुनूं, कुछ ज्ञान हासिल करूं। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स बुलाए हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। ये चर्चा में पार्टिसिपेशन अगर होता तो बहुत अच्छा रहता, लोगों के और कान वान खुलने के हैं वो भी खुल जाते। लेकिन ये कम नहीं है, जो कुछ आखिर में हम प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करने के बाद में ही सफलता होती है। आप सब लोग आए, इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, पेशेंटली आपने सब लोगों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एड का मुख्य रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बाम्बू सेक्टर, ये बाम्बू सेक्टर दिखने के लिए तो बड़ा छोटा सेक्टर है, क्योंकि लोग जानते नहीं बाम्बू के बारे में। अभी भी कोई इंडस्ट्रियल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई है, यहाँ वो करोड़ों का काम चल रहा है, वहाँ हजारों करोड़ का काम चल रहा है, बहुत सारा प्लांटेशन चल रहा है। ऐसे बाम्बू सेक्टर के बारे में आज की परिस्थिति नहीं है। लेकिन ऐसे छोटे से सेक्टर को प्राधान्य रूप से इतने एड मैंने एडवांटेज विदर्भ में जगह दिया, इसलिए एड का भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी उपस्थित लोगों ने जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन किया, ज्ञानवर्धन किया, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आपको दिखाए हैं। अब मैं समझता हूँ कि इससे कुछ प्रेरित होके नए बंदे तो तैयार हो जाए। लेकिन फिर से एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलता हूँ आपको, समझ के करो। सिस्टम को पहले समझो। सिस्टम अगर आपके विरुद्ध में है, सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आपका पाँव गड्ढे में आ जाए, पाँव टूट जाए। सो दिस इज हियर आई एंड। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. With this, we come to an end of this special session on first generation bamboopreneurs. Thank you so much to all the speakers, and thank you, Shri Sunil Ji Joshi, for those wonderful words of gratitude. इसके पश्चात इसी हॉल में हम शुरुआत करेंगे हमारे आईटी और टेक्नोलॉजी सेशन की। हमारे सभी स्टॉलवर्ड्स जो कि आते हैं हमारे बैम्बू के क्षेत्र से, पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुँचे। पुनः एक बार अपने आप के लिए ज़ोरदार अवहाले फ्रॉम द HCL, मिस्टर विपिन इटनकर, द ऑनरेबल कलेक्टर फॉर नागपुर डिस्ट्रिक्ट एंड द हेड ऑफ मिहान, एंड इन अ शॉर्ट वाइल we might expect Dr. Bhimrai Maitri, Honorable Director, IIM Nagpur. In a short while, we shall have the Minister for Information Technology for the state of Maharashtra, Shri Ashish Ji Selar, and the Honorable Collector for the Nagpur District, Dr. Vipin Ji Itankar. दोनों हाथ मिलाकर जोरदार तालियां बजाकर हम हमारे अतिथियों का, मान्यवरों का स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें। We are here to bring about a revolution in the IT industry in Maharashtra, and here we are at Advantage Vidarbha 2025. We welcome you, sir, on the stage. We are delighted to have the Honorable Minister for Information Technology, Government of Maharashtra, Shri Ashish Ji Selar. And to welcome, sir, may I please request the convener for the IT at Advantage Vidarbha 2025, Mr. Ajay Kapoor. Requesting Mr. Ajay Kapoor to please welcome Shri Ashish Ji Selar, Honorable Minister for Information Technology for the Government of Maharashtra. Just like his name, Shri Ashish Ji Selar has been a true blessing, a true Ashirwad and a true Ashish for all of us in the information technology sector. आप सभी इस स्वागत की कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों हाथ मिलाकर जोरदार तालियां बजाकर हम माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। And now requesting Shri Ajay Kapoor ji to please welcome our panelists. First and foremost, Shri Manu Dwivedi ji. तालियां रुकने न पाएं, बेझिझक बेहिचक हम हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए तालियां बजाएं। Shri Manu Dwivedi ji is the partner and leader at GCC PwC.
Shri Saurabh G. Mathur, Partner and Head of GCC. Also, Shri Amit G. Kale, AVP, Global Logic. Shri Shailesh G. Awale, AVP, HCL Tech. Thank you so much. Be it the film industry or be it the IT industry, the Kapoor's rule. And here we have Mr. Ajay Kapoor, our convener for the IT, with us, our leader for the IT, requesting sir to please have a welcome address at the session. Thank you. Good afternoon, everyone. I know the tough time because, we have all just had a little bit of lunch. So thank you for making the time and coming here. Unfortunately, Gadkari ji had another appointment at 2:25, so he's not being able to come in, at the start of the session. But he'll probably join in towards the end of the second session. The Honorable Corrector will also be here very, very shortly. He's in the room, but he should be joining in. Honorable IT Minister Shri Ashish Shalar, Guest of Honor Shri Vipin Itankar, distinguished panelists, industry leaders, colleagues and friends, a very warm welcome to all of you. As IT convener, the purpose of the IT Conclave for AID this year is to explore and showcase Nagpur's potential and position it as a preferred IT destination to the corporate world. By bringing together industry experts, thought leaders, and stakeholders, we aim to highlight the city's strengths, discuss opportunities, and collaborate on strategies that can propel Nagpur to the forefront of the IT landscape. Nagpur, the geographical center of India, is rapidly emerging as a key player in the country's IT landscape. With its strategic location, robust infrastructure, skilled talent pool, the city is poised to become a preferred destination. Nagpur has long been recognized because, of the affordable cost of living, thriving educational system. City is home to, prestigious institutes like VNIT, NNIT, IIMs, AIMS, which produces a steady stream of highly skilled professionals. Additionally, the city's central location provides seamless connectivity to major metropolis cities like Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Kolkata, making it an ideal hub for IT operations. The Maharashtra Industrial Development Corporation, MIDC, and MIHAN have further bolstered Nagpur's infrastructure, creating a conducive environment for IT and IT-enabled services. With the government's focus on promoting cities like Nagpur, we are well positioned to attract global attractions. Slowly but surely, homegrown companies like Persistent, Exelon, Ascent, Delaplex, Trust Systems, Infoceps, and several more, we have now created global presence and world-class technology products and services. Nagpur is now being recognized as one of the most intellectual cities which can cater to global IT giant needs and requirements. Presence of most IT companies, corporates, I would say, like TCS, HCL, Tech Mahindra, Infosys, Accenture, PwC, Global Logic. We have become like the Oneida TV. Why do we say Oneida TV? Remember the tagline, when we were all kids? Neighbors envy, owners pride. We definitely have become the pride of the city. We have planned 2 panel discussions today. The first panel discussion, having experts from Deloitte, PwC, and some of the local companies, is to establish the global capability centers in India, and which will explore and educate us all about what is GCC and what GCC means to the IT economy of India, and what does really Nagpur need to do to stand up and be recognized as capable and potential city meeting the global demands of these corporations. Our second panel discussion with luminaries from TCS, Tech Mahindra, HCL, Infosys, PwC,
and some extremely strong local companies like Delplis will dwell deep on the experience of operations of Nagpur and now how Nagpur has been able to add value strategically to the corporate objectives and also the vision that the organizations have for the future. Of course, the whole idea is to discuss and dwell deep and identify what the future of IT will also look like with the advent of AI and how Nagpur can use its strengths to emerge as the Silicon Valley of India. The presence of Minister of Information Technology, Shri Shailaji, will add credence to the development, and I'm 100% confident that he will let us have a peek into the vision that he has for the technology and for the policies that he has in place to create not just Nagpur but Maharashtra as a global attraction for for destined companies. Friends, we also have with us, and I'm hopeful he'll join shortly, the Collector and District Magistrate, Shri Vipin Aitankarji, and he also has the additional charge of being the head of MIHAN. And I'm confident that, he'll be a part of the panel at some point, and we'll get a really good view on how MIHAN is being created as, a destination for global attractions. In conclusion, friends, imagine a city where cutting-edge global capability centers rub shoulders with agile startups. A city where infrastructure meets innovation and talent meets opportunity. This is Nagpur, a city transforming into India's next IT powerhouse. But let me paint a fuller picture. Beyond the boardrooms and coding hubs, Nagpur offers a quality of life that's unmatched. Affordable housing, green spaces, and a cultural vibrancy that inspires creativity. That's just not a workplace for people, it's a lifestyle. And as we embark on these next 2 days of dialogue, let me leave you with this. Nagpur isn't changing the IT revolution. We are actually leading it. Our city's story mirrors India's rise, ambitious, inclusive, and unstoppable. In the words of our Prime Minister, the growth of Vidarbha is actually synonymous with the growth of India. So let's build, let's invest, and let's redefine what's possible. Together, we won't just unlock Nagpur's IT potential, we'll unleash a tsunami of progress for our people, our nation, and the world. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Nagpur. Thank you so much. So we are delighted, honored to have our Honorable Minister for Information Technology, Shri Ashish Ji Shelar. He is also a cricket administrator. तो मुझे लगता है कि cricket administrator होने के साथ ही साथ, if he is into information technology, तो IT की हर match हम सब जीतने ही वाले हैं. We are going to make world records in this sector as well under his able guidance. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, true to his name, he is a true blessing for all of us, a true Ashirwad and true Ashish. Please welcome Shri Ashish Ji Shelar with a huge round of applause. आपसे अनुरोध है कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें, पथ प्रदर्शन करें. सभी को नमस्कार. खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ 2025 इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस सेमिनार में सम्मानीय अजय कपूर जी, सम्मानीय मनोज देवाट जी, सम्मानीय माथुर जी, सम्मानीय काले जी और सम्माननीय शैलेश जी और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, मित्रों, भाइयों और बहनों. Let me begin with first congratulating all the organizing committee of Advantage Vidarbha 2025 for showcasing a right path for every such city in a state of Maharashtra to showcase why and how one should do a progressive thinking and should organize the events like Advantage
Konkan advantage, Vidarbha advantage, Uttar Maharashtra advantage, Paschim Maharashtra, or maybe a city to achieve the task which has been proposed by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Friends, I could see the number of students who are present here, and they are trying to gather what first-hand information you could get from such conferences, conclaves, panel discussions. For those who want to gather the information, I need not to tell you separately, but today the language of progress start with technology. Those was the days when the progressive path, development all was a willful act of the organizers or a government or somebody who wants to set up the manufacturing or any kind of industries. Today, the language of a development is not a willful act, but a forceful act for every such citizen, and even the friends who are sitting on the panel also has to be alert, because today's language is of information technology, artificial intelligence, machine learning, quantum computing, and so on and so on and so on. Those was the days when the technology was very difficult for every student and youth to get the access of the same. Today in our handset itself, if anybody wants to have a tip of the AI also can get it from the ChatGPT. And therefore, it is not depending on somebody that somebody will provide, then I will have access, then I will think about implementation, and then I will actually start the implementation of the same. Now the world is in your hand. As Mr. Kapoor was mentioning a tagline of one industrial house, neighbors envy, owners pride. I am also remembering one tagline of those days. Today I could see, not for that particular industry, for the technology, that the things has come in the hand of somebody. तब tagline हुआ करती थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में. Now everything is on your mutti, and everything is so accessible that nobody can deprive you from these technologies. And that is the challenge. That is the opportunity, and that is the way to go ahead. Why I am being thankful to the organizers? Because rightly you decided that we want Nagpur to be the destination to attract all the technological products, all the technological industries, and the more important, GCC. Why all that did not to become to Nagpur? This is the growth story of India. This is the Vikasit Bharat 2047 dream of Prime Minister of India. This is the dream of all of you, to make the country Vikasit Bharat by 2047. The entrepreneurs have the keys to achieve the same. And therefore, I will request to begin with, take away maximum what you can from these conclaves. Today, of course, we have the challenge whether the AI use will be an ethical, or we need to have something called ethical usage of AI. There is also fear that whether AI will take away the job or AI will require a skillful more youths to achieve the ultimate goal. I will request you, all of you, not to go into all that debate,
but try to be alert and receptive to take the best of the technologies, because the time is not going to stop for you. The technology is not going to wait for you. The opportunity is not going to be still at one place. As time goes, as energy passes, and as the destiny requires, the technology and the industry will flow away in that direction. So at right time, right thing needs to be catch. And therefore, the state government of Maharashtra, under the able leadership of our Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji, we have decided to start work on 4 major verticals, which I believe and I want all of you to get participated to achieve for the state and for you both. First, we have already set up a task force for AI policy for state government of Maharashtra. Under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, already the central government have given an umbrella of AI policy implementation, industry revolution, and many other things under 7 pillars to achieve the national goal. Obviously, there are these words which will come to you every now and then. The base of the same is data. And therefore, having data set, having authentic data set, having data analysis, analytics mind, the proper software solutions, and to make it available for all startups, all entrepreneurs, all incubators, all innovations, that can only generate what we want specifically for the Maharashtra and also for Vidarbha. So on the same line, the state government task force have completed their 2 meetings, and within no time of 1.5 months, we will come up with our AI policy, by which we would like to see that the Maharashtra should be the hub of AI as far as the industry, technology, and many other things is concerned. Number 2, we have also set up a task force for cyber security. We all are aware about the cyber crime, and in normal parlance, cyber crime is an important issue. Of course, yes, but cyber security travels much, much more than what we see everyday cyber crime. And therefore, having robust technology to protect, to achieve, to mitigate all the challenges as far as corrupting the data, as far as making insecurity of the information, to achieve the DP new act, to maintain the security, and so on, the government of Maharashtra is going to come a cyber security policy, and the most important target which government of Maharashtra has decided, that more than 2 lakh cyber security warriors will be developed by parting the sensitivity, knowledge, and affirmative information with a sort of certified course to make government of Maharashtra or our state government leader in the country to have 2 lakh cyber warriors in our own Maharashtra. I request Vidarbha, I request Nagpur, I request Kapurji and many more industry players to take their share out of it and make Vidarbha as number 1 in Maharashtra as far as cyber security warriors is concerned. Third important point,
we also rolled out a task force for the GCC because we want more number of GCC to come to Maharashtra. And when I say to Maharashtra, it need not to be restricted to Tier A cities, but it needs to come to Tier B, C cities also. And while setting up the same, we would like to have amendment into an IT policy also, by which we can provide a way out. We can make it compulsory if required. We wanted to make the provision if the Tier 2, 3 city requires that compulsory some part of the IT solutions and many technological work and many GCCs setting up global reformative technological information work should be parted compulsory to Tier 2, Tier 3 cities so the vendors can come and set up their own industries, required offices. They can get into an engagement with the new mind of all the Tier 2 and Tier 3 cities, by which we can have holistic and inclusive development of Maharashtra. That is the target of the task force which has been set up for GCC. And the last and important point, we required a skilled youth, we required a skilled talent, we required awareness of mind. To achieve all these targets, we need to have a skill educative system, and therefore already we have announced IT Ministry in collaboration with Department of Higher and Technical Education in this country, the first AI university will be set up in government of Maharashtra. Already the committee has set up, 2 meetings has been already rolled out, and within 2-3 months a center of excellence will start acting, and eventually with all the necessary UGC permissions, the first AI university would be set up in government of Maharashtra. Friends, making policies, making the industries to give their way to come to all part of the Maharashtra is our job, for which the government is committed and government will not look back. What is required today is that you all inclusively needs to take your effort in such a way to get more share out of it for Vidarbha or Nagpur. Destination Nagpur has its own advantage. If 0 miles starts from here, the value of 0 is infinite as far as mathematics or technology is concerned. So this infinity is in your hand as far as Nagpur is concerned. Nagpur doesn't have a barrier of language, be it a Marathi, Hindi, English, Sanskrit, or neighboring state related local language. Nagpur has the best system of education and educational institutes. Nagpur have the brain of political system which drives more to get best of the world and bring it to the Nagpur, be it of Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji, and one cannot rule out the efforts taken by no other than Honorable Nitin Gadkari ji, that what best in the technological part, he has brought it to the Nagpur. Nagpur has no barrier for connectivity of the roads. Nagpur have no barrier for the connectivity of civil aviation. And I suppose with the work under BharatNet 1 and BharatNet 2, which has been driven by our own IT department, the connectivity to Jilla Parishad level by fiber optics also been achieved, and Nagpur have lead under the same.
what is required to bring back these all brains together. And I'm happy here because I could see the industry, the entrepreneurs, the academicians, the student, the media, and the governmental systems all is coming together here in Khasdar Audyogik Mahotsav with the great effort of Nitin Gadkari ji. So the ball is already rolled. Now it is for all of you. You have to come forward, and I'm assuring you, every single mind, every single effort, every single entrepreneur need not to look back. When you will turn back, you will see the solid support of government of Maharashtra for all of you to achieve the best for the Nagpur, and therefore I wish you all the best. Let's achieve the most out of this conclave. That is the only request. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. We are delighted with the presence of the Honorable Collector for Nagpur District and also the head for Mehan, Dr. Vipin Ji Itankar. जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी स्वागत करें. And thank you so much to the Honorable Chief Guest. Thank you, sir, for your powerful keynote. I'm sure everyone here, including me, is mesmerized with the clarity of objective that you have been able to bring in. And we all feel very secure as entrepreneurs and business people, and I'm sure, you know, young kids, that जब हमने business चालू किया था सर 25 साल पहले, तो बहुत सारे लोग हमें पूछते थे, why Nagpur? Why Maharashtra? Why are you not going to, you know, Bangalore? Why are you not going to Hyderabad? I think, you know, the answer and the clarity with which you have answered each and every point, sir, I think the answer is not anymore why Nagpur. I'm sure everybody sitting outside will be thinking, why not Nagpur? Thank you, sir. It has been very, very endearing, very, very, you know, powerful to hear your thoughts. And I'm confident that, you know, the industry will come and interact with you, you know, deeper to see how, you know, the clarity of your vision can be taken and, you know, the policy can support the growth of this city and, of course, you know, the state. Thank you so much. I would also like to take this opportunity to welcome our collector and magistrate, Shri Itankar ji. Mr. Ajay Kapoor, welcoming our guest of honor, Shri Vipin Ji Itankar. Thank you so much. Rightly said by the Honorable Minister, Nagpur, the orange city of India, Nagpur, the tiger capital of India, Nagpur, the geographical center of India. And with the infrastructural development by our very own Khasdar and the Union Minister, Nagpur is now also rightly called Udan Pulon ka Sheher. And soon, under the able guidance of the Honorable Minister for Information Technology, Nagpur shall soon be the best IT hub of India. Thank you so much for all your guidance. And we shall now have a panel discussion. And to moderate and take over the session, I request Mr. Ajay Kapoor. Can I request the president of AID, Ashish ji? Okay. We have been told that, you know, Minister, you know, Ashish ji has a very tight schedule and he will not be able to stay for the entire session. So there is a special request that before he would... Perfect, sir. So before... Wonderful, sir. So before you leave, sir, you know, there is a request from the press that they would like to have, you know, a media photograph before you leave. All right, good afternoon, everyone. I think it's been a very, very powerful start. And to carry this forward, we'll follow the unusual path where instead of panelists being introduced by the MOCs or by the moderators, because, you know, the time's gone by, I would like everyone here to take a minute and just tell us about themselves, their current roles, and how they are associated with today's subject of the panel.
And I think, that will set the ball rolling. I will continue to moderate from here because it's easier for all of us. And I will have some questions which I'm sure, the audience and yourselves will have answers for. So if it's okay, can I start with you, Saurabh? And why don't you introduce yourselves and tell us about your roles? Sure, thanks. Thanks, Ajay, and good afternoon, everyone. So my name is Saurabh Mathur. I lead the GCC consulting practice for Deloitte in India. It's great to be here because A, I'm a local Vidarbh boy. I grew up Chandrapur, right outside of Nagpur. So when Ajay invited me over, I just couldn't say no. Essentially, over the last 20 years, we've helped clients set up new GCCs in India. So helping them think through the whole process, developing a business case, identifying a location, building out the operating model, and transitioning these GCC operations to India. So that's my role in Deloitte. Thank you. Saurabh, over to you. Manu, over to you. Okay. Thanks, Ajay. First of all, congratulations, sir, DM sir, and the whole Nagpur. This is first time for me in Nagpur. Why congratulations? Because what sir has just covered in terms of 4 initiatives, whether that's AI, that's cyber, that's GCC, or the skill set, I think this is all progressive. I think all students here, you need not to worry about Nagpur any further, Maharashtra any further. This is all very progressive. So I see that Nagpur in no way is second to anyone. Opportunities are there. So anyways, I don't want to get into that. I will talk about more. My name is Manu Devedi. I lead cybersecurity for PwC in India. I'm also associated with, I also take care of GCC market. For last 18, 19 years, I'm focusing on GCC, very passionate about it, and looking forward how we can get the GCCs in Nagpur and make it stronger. Amit, if you can quickly introduce yourselves. Thank you, Ajay. I am Amit Khale. मी विदर्भातलाच मुलगा आहे. So been in Nagpur for education, and I thought, if I can build a global career by being in Nagpur, why not? Part of Global Logic in technology for 25 years, established telecom, automotive global practices, and now driving growth at Global Logic. Glad to be here. Thank you all for joining us. Thank you, Amit. Shailesh, if you can quickly now tell us. Yeah, so my name is Shailesh Avle, and I work for HCL Technologies, HCL Tech, we call it as. And I am again from Nagpur. 2016 is when I came back to Nagpur after working, in Delhi and few other places outside of India. And this center, which is basically hosting 100 plus customers now, most of them are also having GCCs in India. So probably it will be an interesting, discussion to have. Why not those customers also come here and set up, their GCCs? So that's short discussion. Thank you. So you all know the panelists. I'm going to skip,